हॉर्मुज पर ट्रंप के झूठे दावे पर भड़का ईरान। अरब का नक्शा बदल देगा मुस्तफा खामनेई का नया प्लान। व्हाइट हाउस छोड़ेंगी कैरोलिन, कौन लेगा जगह। ताइवान में चल रही चीन के हमले की तैयारी। एर्दोगन ने नेतन्याहू सरकार पर लगाए आरोप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनातनी फिर से चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और अमेरिकी नौसेना वहां स्टील की दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने दो टूक कहा है कि सोशल मीडिया पर दावे करने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती और तेहरान की शर्तें पूरे होने तक हॉर्मुज बंद ही रहेगा। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल और ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है, जिसके बंद होने से दुनिया भर में हाहाकार मच सकता है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया है। पहले जहां उसका मुख्य फोकस बचाव पर था, वहीं अब आक्रामक रुख अपनाने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान दुश्मन के इलाकों पर हमले बढ़ाकर अपना प्रभाव फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अफ्रीका तक फैलाना चाहता है। फारस की खाड़ी में ईरान की सैन्य मौजूदगी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। बहरीन को लेकर संभावित खतरे की बात कही गई है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो सऊदी अरब और कतर की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि बहरीन पर कब्जे की किसी आधिकारिक ईरानी योजना की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं लाल सागर में ईरान समर्थित हूती संगठन के जरिए प्रभाव बढ़ाने की रणनीति की भी चर्चा है। बाब अल मंदेब के आसपास के द्वीपों पर नियंत्रण से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर नजर रखने की क्षमता बढ़ सकती है। हाल के महीनों में हूतियों के जहाजों पर हमलों से क्षेत्र में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट अगस्त के आखिर में पद छोड़ देंगी। 28 साल की लेविट इस पद की सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल में ज्यादा समय देना चाहती हैं। ट्रंप ने उनकी तारीफ की और उन्हें सबसे भरोसेमंद साथी तथा इतिहास की बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरी बताया। अभी कोई नया नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ उम्मीदवार चर्चा में हैं। अलीना हब्बा सबसे आगे मानी जा रही हैं। वे वकील हैं और ट्रंप की कानूनी लड़ाइयों में उनका बचाव करती रही हैं। टीवी पर भी अक्सर उनके पक्ष में बोलती थी। बाद में वे व्हाइट हाउस काउंसलर और न्यू जर्सी की एक्टिंग यूएस अटॉर्नी रही। मीडिया में ट्रंप का संदेश पहुंचाने का अनुभव उनके पास है। मैट वाल दूसरा नाम है। वे ब्रेटवार्ट के वॉशिंगटन ब्यूरो चीफ हैं। ट्रंप उन्हें जानते हैं और कई इंटरव्यू दिए हैं। कुछ करीबी लोग उन्हें पसंद करते हैं। स्टीवन च्वेंग भी संभावित हैं। वे वर्तमान कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं और पत्रकारों से बात करते हैं, लेकिन कैमरे पर ब्रीफिंग नहीं देते। टेलर बुडोविच का नाम भी है। वे पहले व्हाइट हाउस में कम्युनिकेशन का काम करते थे और मैसेजिंग में उन्होंने मदद भी की है। पिछले साल प्राइवेट सेक्टर गए, फिर भी अनुभव की वजह से दावेदार हैं। फैसला अभी बाकी है कि अगला प्रेस सेक्रेटरी कौन बनेगा। वहीं आपको बता दें कि ताइवान में गुरुवार को चीन के संभावित हमले की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर नकली हवाई हमले का अभ्यास किया गया। सालाना हान कुआंग सैन्य अभ्यास के तहत ताइपे शहर में लाखों लोगों को घर के अंदर रहने का निर्देश दिया गया और 30 मिनट के लिए मोबाइल इंटरनेट की स्पीड जानबूझकर कम कर दी गई। दोपहर 2:30 बजे तेज सायरन बजने के साथ अभ्यास शुरू हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक का रास्ता बदला और पैदल चलने वालों को अंडरग्राउंड शेल्टर जैसे पार्किंग गैरेज, सबवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल में भेज दिया। इससे भीड़भाड़ वाली सड़कें शांत हो गई। पहली बार सिविल डिफेंस ड्रिल में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड घटाई गई। इससे मैसेजिंग ऐप, वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग और फूड डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हुई। इसका उद्देश्य कम्युनिकेशन सिस्टम पर चीनी हमले के असर को जांचना था। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने कहा कि संपर्क न होने से चिंता बढ़ती है और असल आपात स्थिति की कल्पना करनी पड़ती है। एक कर्मचारी को ऑफिस पहुंचने में देरी हुई, जबकि एक दुकानदार ने ऐसे अभ्यास नियमित कराने का सुझाव दिया। 10 दिन के इस अभ्यास में नौसेना ने समुद्री घेराबंदी से जहाज निकालने का ड्रिल किया। अस्पताल में स्टाफ ने बेसमेंट में युद्धकालीन हेल्थ सेंटर में बदलने और मरीजों को स्थानांतरित करने का अभ्यास किया। ये अभ्यास ताइवान की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है।
वहीं आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एर्दोगन ने कहा कि नेतन्याहू सरकार क्षेत्र में जारी तनाव और अराजकता का फायदा उठाकर फिलिस्तीन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा से हटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कोशिश सफल नहीं होगी और फिलिस्तीन का मुद्दा लोगों के बीच और मजबूत होगा। बुधवार को अंकारा में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगन ने तुर्की के फिलिस्तीन के प्रति समर्थन को दोहराया। उन्होंने कहा कि तुर्की 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश के गठन का समर्थन करता रहेगा, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। एर्दोगन ने वेस्ट बैंक और यरूशलेम में इजरायली कब्जे, फिलिस्तीनियों के विस्थापन और जमीन पर कब्जे की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली सरकार फिलिस्तीनी राज्य को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2026 में बसने वालों की हिंसा के कारण हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं और करीब 100 लोगों की मौत हुई है। वहीं महमूद अब्बास ने तुर्की के साथ बातचीत को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में 28 नवंबर 2026 को विधायी चुनाव और 2027 में राष्ट्रपति चुनाव कराने की योजना है। एर्दोगन ने उम्मीद जताई कि ये चुनाव फिलिस्तीनी एकता को मजबूत करने में मदद करेगा। खैर, तुर्की के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।